नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़ अड्डा मार्केट वीकेंड स्पेशल में। और जैसा कि हमने शो का नाम रखा है, बाजार में दिक्कत क्या है। एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, सुबह ऊपर तो शाम को नीचे, शाम को नीचे तो सुबह ऊपर, ये उठापटक चल रही है बाज़ार में। और बहुत सारी पहेलियां हैं मन में कि ये हो क्या रहा बाज़ार में। उधर अमेरिका में आप देखिए तो सब कुछ ठीक हो रहा है, वहाँ पे इन्फ्लेशन नीचे हो रहा है, कोर इन्फ्लेशन नीचे हो रहा है, बॉन्ड नीचे आ रहा है, डॉलर इंडेक्स नीचे आ रहा है, फिर भी बाज़ार खुश नहीं है। क्या फेड का डर है या मार्केट कुछ और सोच रहा है? तमाम ऐसे सवाल हैं जिसको आज हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो आज हमारे एजेंडे में जो 4 सवाल हैं जो हर हफ्ते हम लोग डिस्कस करते हैं, तो इस हफ्ते के जो 4 सवाल हैं उसमें पहला तो बड़ा बेसिक सा यही सवाल है कि बाज़ार को हुआ क्या है, कैसे इसको समझा जाए, इसकी चाल को कैसे पकड़ा जाए, किस रुख में और किस दिशा में जाने की तैयारी कर रहा है। दूसरा सवाल होगा आईटी सेक्टर का। बहुत सारे लोग डरे हुए थे कि आईटी के रिजल्ट्स आएंगे तो बड़े ख़राब होंगे क्योंकि यूएस में काफ़ी ख़राबी है। लेकिन सरप्राइज़ किया है हमारे आईटी कंपनीज़ ने। जो रिजल्ट्स अब तक आए हैं, इन्फोसिस के देखिए, टीसीएस के देखिए, एचसीएल के, इवन छोटी कंपनी साइंट के भी बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स आए हैं। कहीं कोई दिक्कत ऐसी लग नहीं रही है। तो उससे क्या है, माना जाए कि ये शुरुआत बहुत शानदार हुई है और वो जो अनावश्यक एक डर था उसकी ज़रूरत नहीं है। तो आईटी भी थोड़ी बातचीत होगी। उसके बाद एक बहुत ही हॉट टॉपिक है और वो है सोना, गोल्ड। तो शेयर के मुकाबले सोना अच्छा है क्या इस साल के लिए, ये भी बात करेंगे। और सोना हाईस पे हाई लगा रहा है, मतलब $1900 टच कर लिया है उसने। चौथा इशू है मकानों से जुड़ा हुआ, रियल एस्टेट पे हम बातचीत करेंगे क्योंकि रियल एस्टेट में कई सारे ट्रिगर। एक बड़ी भारी रिपोर्ट आई है नाइट फ्रैंक की, इसके साथ ही ब्याज दरें बहुत बढ़ रही हैं। तो क्या रियल एस्टेट इस समय पीक कर रहा है? लोग नए मकान अभी भी खरीदेंगे क्या? इन्वेस्टर है कि नहीं है? रियल वाला बायर ही सिर्फ है? ऐसे तमाम प्रश्न हैं कि रियल एस्टेट में मकान खरीदने या शेयर खरीदने, दोनों में क्या इस समय समझदारी है या दूर रहा जाए। तो ये आज के 4 विषय जिन पे हम बातचीत करेंगे। और आज की इस बैठकी में हमारे साथ जो मेहमान हैं उसमें अभय अग्रवाल जी हैं, नमस्ते सर। पाइपर सेरिका के मालिक। इसके साथ ही सुदीप बंदोपाध्याय जी मार्केट एक्सपर्ट हैं, दलजीत सिंह जी मार्केट एक्सपर्ट हैं और किसी परिचय की ज़रूरत नहीं सब लोगों के लिए, और अनुराग सिंह अमेरिका की तरफ से, हमेशा की तरफ से। आज घेरे में यही फंसेंगे फिर से क्योंकि सारा लफड़ा वहीं से होता है। लेकिन सबसे पहले दलजीत सर को और हम सारे मेहमानों को खास तौर पे लोहड़ी की सर बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मकर संक्रांति की शुभकामनाएं, और पोंगल की भी शुभकामनाएं। दलजीत जी, आपसे ही समझते हैं पहले, आज ये मार्केट को हुआ क्या है भाई? ये क्या है, ऊपर नीचे जैसे जिग-जैग करता हुआ चल रहा है? क्यों कर रहा है ऐसा ये हमारा मार्केट? डर रहे हैं क्या हम अनुराग जी वाली कंपनियों से? बिल्कुल नीरज जी, इस समय प्रॉब्लम ये हुई है कि 2 वजह है मार्केट की जो मुझे समझ में लगता है कि हम्म, ये इनडिसाइसिवनेस जो मार्केट में अभी है हम्म, और ये शायद अभी काफ़ी समय तक बनी रहेगी। हम्म, एक तो ये है कि हमारा पहले पिछले साल में काफ़ी बड़ा आउट परफॉर्मेंस रहा है। जब हमने देखा कि एक्चुअली नंबर्स घट रहे थे, फिर भी पिछले 4 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में एक्चुअली इंडिया के कॉर्पोरेट जी नंबर्स जो हैं वो कम हुए, मार्जिन्स घटे। फिर भी हमारा मार्केट चलता ही जा रहा था। बाकी सब दुनिया गिर रही थी, हम चलते ही जा रहे थे। तो आपको एक ये जो कैचअप है, जो आपने समय से पहले अपना आगे बढ़ गए, उसको कहीं न कहीं जाकर के वो मीन रिवर्जन पे आएगा। तो एक तो वो रीज़न है। दूसरा जो रीज़न है कि आगे के लिए क्या है, दिख नहीं रहा आगे। तो आज की डेट में अगर आप पूछें तो भई अगले सीवाई 23 के लिए आप कोई लीडरशिप सेक्टर बताओ, तो आज मैं आपको नहीं बता सकता। कौन-सा सेक्टर लीड करेगा अगले 1 साल में मार्केट में, वो नहीं बता सकता क्योंकि वो हर तीसरे दिन चेंज हो रहा है, हर दूसरे दिन कुछ और कभी कोई खबर का असर है, कहीं पे कुछ और है, तो वो न एक लीडरशिप, डिसाइसिव लीडरशिप नहीं मिल रही है। और तीसरी चीज़ ये है कि इतना फ्लोज़ का जो इनफ्लो आउटफ्लो, एफआईआईज़ का, इवन एचएनआईज़ का भी तो इनफ्लो आउटफ्लो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया है। तो ये जो इसको समझना और इसकी एक स्टेबिलिटी आना, खास करके एफआईआईज़ के फ्लो की, क्योंकि अगर हम देख रहे हैं कि हमारे पड़ोस के देशों में अंडर परफॉर्मेंस 50-50% की है, 25-25% की है, तो एक ग्लोबल फंड मैनेजर के लिए बहुत आसान है कि वो ये डिसाइड कर सकता है, मुझे इंडिया में नहीं जाना है, मुझे कहीं और जाना है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो अभी हमारे को इनडिसाइसिवनेस की तरफ पूरी तरह रखे हुए हैं और इनमें अभी कोई क्लैरिटी भी नहीं है। तो इसके लिए आई थिंक मार्केट जो है वो थोड़ा रोज़ एक तरीके का ट्रेडर्स मार्केट बन गया है। काइंड ऑफ जो ट्रेडिंग के लिए एक्टिविटी करो और बस। क्योंकि अगर आप कोई पोर्टफोलियो के लिए कॉल लेते हो, या तो फिर आपने वो लिया है कि भाई साल 2 साल मुझे रखना है और फिर मुझे बार-बार रोज़ देखना नहीं है, तब ठीक है।
लेकिन अगर आप रोज के 2-5% मूवमेंट के साथ ऊपर नीचे हो गए, टेंशन लोगे, तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। दिल की धड़कन बढ़ती रहती है मार्केट में। हाँ, एज ए इन्वेस्टर भी जो ना ट्रेडर की तरह थोड़ा थोड़ा सोचता, प्रभावित हो जाता है वो। उसको लगता है कि यार अभी लगाएं कि ना लगाएं, थोड़ा और रुक जाए क्या, और नीचे मिलेगा और नीचे मिलेगा। फिर एक दिन अचानक से रैली हो गई, अरे यार चूक गए, है ना। तो ये एक बड़ी दुविधा रहती है ट्रेडर्स में। सुदीप सर ये बताइए। हाँ नीरज जी, मैं इसमें ना डीसी ने जो बताया हाँ। सारे पॉइंट्स किए, मैं एक मुद्दा यहाँ पे थोड़ा मुझे लगता है कि बहुत उभर के सामने आया है, हाँ। जिसके कारण इंडियन मार्केट जो ग्लोबल मार्केट्स है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में कामकाज कर रहा है। हमने देखा है करीब दिसंबर के लास्ट वीक से ही ये चल रहा है। एफआईआईज की तरफ से जबरदस्त बिकवाली चल रहा है। जैसे रंजीत जी ने जिक्र किया कि हमारे मार्केट में वैल्यूएशन एक लेवल पे रीच कर गया था, और हमारे मार्केट के वैल्यूएशंस बहुत रिच लग रहे थे कंपेयर टू अदर एशियन मार्केट्स, अदर इमर्जिंग मार्केट्स। अब हुआ क्या है कि चाइना में रीओपनिंग हो गया है, और ये रीओपनिंग के चलते सबको लग रहा है कि चाइना में एक बहुत जबरदस्त जो रिवेंज बाइंग, रिवेंज ट्रैवल, रिवेंज टूरिज्म, जैसे हमने हर कंट्री में देखा है, इंडिया में देखा है, यूएस में देखा है, हर जगह में देखा है। जब कोविड का लॉकडाउन हटा तब एक बहुत अच्छा इकोनॉमिक मोमेंटम आया तुरंत। तो सब उम्मीद कर रहे हैं चाइना में ये मोमेंटम आएगा, और चाइना में वैल्यूएशन शेयर्स के यहाँ बहुत कम है, तो सबको लग रहा है कि चाइना में अभी पैसा लगाना चाहिए, और इंडिया में बिकवाली हो रहा है और चाइना में पैसा जा रहा है। जबरदस्त ये फंड का जो मूवमेंट, एग्जिट इंडिया और एंटर चाइना, ये हो रहा है। और ये जो लोग कर रहे हैं ये प्रिडोमिनेंटली जो शॉर्ट टर्म आउटलुक वाले हैं, हेज फंड वाले हैं, जो कि आर्बिट्राज करते हैं, वो ये काम कर रहे हैं। और इसी का नतीजा ये है कि इंडिया में एक बिकवाली का माहौल देखने को मिल रहा था मार्केट में, जो कि सारे अच्छे संकेत, जैसे आप जिक्र कर रहे थे, यूएस के मार्केट बढ़ रहा है, सारे संकेत अच्छे आ गए हैं। इंडिया में भी सारे, अगर आप मैक्रो इंडिकेटर्स देखेंगे, इंप्रूव कर रहे हैं। अगर स्पेसिफिक कंपनी की बात करें, आईटी कंपनीज और बाकी जो नतीजे आए हैं अच्छे आए हैं। इसके बावजूद इंडियन मार्केट्स गिर रहा था। इसका मुख्य कारण हमको लगता है यही है, जो फंड मूवमेंट चल रहा है एफआईआईज की तरफ से। सर ये तो बड़े अमीर लोग हैं, मतलब इनको यहाँ बेच के वहां लगाने की क्या जरूरत है, और एडिशनल पैसा वहां लगा लें। जी नीरज जी, देखिए उनको लग रहा है कि यहाँ पे वैल्यूएशन एक लेवल पे चला गया है, हाँ। और प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। देखिए आप सबसे ज्यादा कौन से सेक्टर्स में दबाव आया है? बीएफएसआई में आया है, रिलायंस में आया है, जहां पे लोग शेयर प्रॉफिट पे बैठे थे। बजाज फाइनेंस में बहुत लंबा प्रॉफिट पे बैठे थे। वो थोड़ा जो उनका प्रेडिक्शन आया, जो रिजल्ट आया, वो तो उसमें सॉफ्टनेस या उसमें थोड़ा बहुत जो नाखुशी थी, वो तो सिर्फ एक बहाना लगता है। बेचना था उनको, प्रॉफिट बुक करना था कहीं ना कहीं, और पैसा चाइना में लगाना था। ओके, पैसा चाइना में लगाना, इसलिए ये लोग हमारे को इग्नोर कर रहे हैं। अच्छा गुरमी, इनको अनुराग जी को दिखाइए। अनुराग जी ये बताइए कि देखिए आपका कोर इन्फ्लेशन भी नीचे आया है ना, और सीपीआई नीचे आया है, बॉन्ड यील्ड नीचे है, डॉलर इंडेक्स 101.87 तक आ गया है। थोड़ा सा कोर इन्फ्लेशन के अंदर सर्विस वाले में बढ़त है, ठीक है, मान लिया थोड़ा सा है। अब इससे ज़्यादा और क्या चाहिए आप लोगों को खुश होने के लिए? मैं देख रहा हूँ यूएस मार्केट में भी वही ठंडक है, निराशा का भाव है। अब क्या है, मतलब क्या फेड और मार्केट अलग डायरेक्शन में सोच रहे हैं क्या? मार्केट कह रहा है कि अब तो सब हो गया, नवंबर दिसंबर से आप काटो रेट, ऐसा माहौल बना दिया। गुंडाल जी यही कह रहे हैं कि सुनो ही मत फेड की। फेड कह रहा है कि नहीं रुको, अभी मैं बताता हूँ तुम्हें, अभी कहाँ माल बना है। क्या चल क्या रहा है वहाँ पे सर? नहीं तो इसको दोनों इंपॉर्टेंट सवाल है नीरज जी, दो तरीके से देखते हैं। इंडियन मार्केट्स में भी अच्छे कमेंट्स हैं, उस पर आते हैं। एक चीज है नीरज जी, जरूर वो जो गलती उन्होंने की ना ट्रांजिटरी करके, उससे एक क्रेडिबिलिटी लॉस जो हुआ, अब उनके पास में इस मोड पर दो ऑप्शंस हैं नीरज जी। एक, वो ये गलती कर लें कि जल्दी से सेलिब्रेट कर लिया और रुक गए मतलब रेट रिवर्स कर दिया। पॉज करना है, पॉज वो कर सकते हैं, बाद में बढ़ा सकते हैं, लेकिन रिवर्सल विच इज रेट गिराना, और अगर वो आगे जाकर के मिस्टेक साबित हुई, वो दूसरी मिस्टेक होगी। एट द सेम टाइम इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाए तो भी रेट बढ़ाते रहे, वो भी एक मिस्टेक है। बट वो एक, अगर मुझे दो मिस्टेक्स में से पिक करना है तो आई वुड रादर पिक
द मिस्टेक कि हम ओवर कॉशियस चले, तो जिसको कहते हैं कि आई वुड रादर बिल्ड अ ब्रिज 100 फीट टू लॉन्ग रादर देन 10 फीट टू शॉर्ट। वो ब्रिज छोटा नहीं पड़ना चाहिए। तो आई थिंक वो क्लियरली कह चुके हैं कि देखिए वो ये गलती करने को तैयार हैं कि उन्होंने थोड़ा ओवरशूट कर दिया, लेकिन ये मिस्टेक नहीं कर सकते हैं कि वो पहले सेलिब्रेट कर गए और फिर से इन्फ्लेशन आ गया, क्योंकि फिर जो मार पड़ेगी वो बहुत खराब पड़ेगी। तो नीरज जी ये क्लियर है कि इस साल वो रेट कट्स नहीं, मेरा मानना है पर्सनली, देखिए इकोनॉमिस्ट तो कभी भी एक दूसरे से एग्री करते ही नहीं है, मेरा मानना है कि इस साल रेट कट नहीं करेंगे, रेट कट का सेलिब्रेशन तो बहुत जल्दी है। तो वो कंसिस्टेंटली, बिकॉज 40 साल के बाद सिस्टम में इनग्रेन हुआ है इन्फ्लेशन, तो उसको जाने में टाइम लगेगा। और वही आपने देखा कि कोर इन्फ्लेशन में आप देखिए हाउसिंग का वो फिर से 0.8 आ गया, वो कंसिस्टेंटली नंबर मूव नहीं कर रहा है। एट द सेम टाइम आप फेड का जो कोर पीसी नंबर होता है, जो पीसी इन्फ्लेशन में कोर नंबर देखते हैं, वो देखिए 4.7 4.85, वो बज ही नहीं कर रहा है नीरज। तो ये दो फैक्टर हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं फॉर द यूएस मार्केट्स, राइट। तो हालांकि दैट सेड मार्केट ने ऑलरेडी 18-20% एसएनपी लेवल पे करेक्शन ले लिया था, राइट। तो इस बार आप फेड की तरफ हैं कि मार्केट की तरफ हैं? आप किस तरफ, आप फेड वाले की तरफ हैं क्या? मैं बिल्कुल फेड की तरफ हूं नीरज। मुझे इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा एंट्रेंच्ड दिखता है सिस्टम में। देखिए अनलाइक अदर पीपल, मैं तो अपनी शॉपिंग खुद करता हूं और मैं ऑब्जर्व करता हूं और मुझे ये एक्सरसाइज पसंद है। ये इन्फ्लेशन बहुत डीपली एंट्रेंच्ड है और सारा वेज ड्रिवन इन्फ्लेशन है। वेज ड्रिवन इन्फ्लेशन ऐसे निकल नहीं रहा है, इट इज लीडिंग द ओवरऑल इन्फ्लेशन। अनुराग जी, इसमें जानते क्या हो रहा है? अगर आप अक्टूबर लोज से देखें तो आपका एसएनपी भी 10% चल चुका है। तो इसलिए मैंने कहा कि आपका यूएस मार्केट ना अलग एक अपनी अलग कहानी बना के बैठा है और फेड एक अलग कहानी, तो दोनों के बीच में एकदम अपोजिट डायरेक्शन में सोच चल रही। तो कौन मतलब जीतेगा, कौन, ये किसकी चलेगी? तो अच्छा, तो ये बहुत अच्छा सेगवे है हमारा दोनों मार्केट्स को बैलेंस करने का। देखिए एक होता है अर्निंग्स ग्रोथ, आपका एसएनपी अर्निंग ग्रोथ अबाउट $220 का है और उस अर्निंग्स ग्रोथ पे एस्टिमेट्स आते रहते हैं, वो हर क्वार्टर रिवाइज होते रहते हैं और उस पर एक मल्टीपल अकॉर्ड करके मार्केट बढ़ता है। यूजुअल मल्टीपल जो यहाँ पे लगाते हैं अबाउट 17x का मल्टीपल होता है एसएनपी अर्निंग ग्रोथ पे। तो उससे एसएनपी आपको 3400 की रेंज से 3500 से 4200, सो 3500 टू 4100 4200 के बीच में ही वो रेंज कर रहा है बेस्ड ऑन एवरी क्वार्टर। जो रिजल्ट आते हैं एनालिस्ट एस्टिमेट जैसे रिवाइज करते हैं, अभी भी हम वहीं पर खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं वो रेंज बाउंड हो गया, बट वो रेंज स्टिल ओवर वैल्यूड नहीं है। मार्केट सिर्फ ये डिस्कशन कर रहा है कि देखिए रिसेशन, अगर डीप रिसेशन आता है तो 15x का मल्टीपल ठीक है, तो फिर एसएनपी फिर 3000 भी पहुंच सकता है, लेकिन अगर नहीं आता तो 17x पे 3400-3500 इज अ वेरी गुड लेवल टू बाय, राइट। तो एक ये पॉइंट हो गया। सेकंड, अर्निंग्स कितनी ड्रॉप करेंगी, और वहां पर मैं अभी निफ्टी पर आता हूं नीरज जी, वो एक इंपॉर्टेंट है। देखिए इंडियन मार्केट्स जब बढ़े ना, तो अभी पिछले 2-3 आफ्टर 2018 आपका निफ्टी अर्निंग्स अबाउट 450 की रेंज में था और वो बढ़ नहीं रहा था। आफ्टर कोविड उसमें एक सडन रिवाइवल आया, तो वो 450 की रेंज से 850 की रेंज में आपकी निफ्टी अर्निंग्स पहुंच गई। उससे मार्केट मल्टीपल्स डिस्पाइट बीइंग वेरी हाई, वो सस्टेन कर गए, अभी भी 22-24 की रेंज में मल्टीपल्स देखते हैं। तो यहां से जो रफ्तार, अब दो मार्केट्स को कंपेयर करें तो इंडियन 2022 वाज अ स्लो बर्न ईयर या स्लो ग्राइंड जिसको कहें हम फॉर एसएनपी। वो रेंज बाउंड था, कहीं नहीं जा रहा था। इट वाज ट्राइंग टू एब्जॉर्ब द अर्निंग्स, एब्जॉर्ब द रिसेशन और एब्जॉर्ब द इंटरेस्ट रेट्स। अब इंडियन मार्केट्स की बारी है। आई थिंक 2023 ये स्लो बर्न का समय है नीरज जी। आपको अर्निंग्स ग्रेजुअली आएंगी, उनको इवेल्युएट करना पड़ेगा, वो देखना पड़ेगा कि ये 450 की अर्निंग्स, निफ्टी 850 की, ये कहाँ जाती हैं, 900 जाती हैं कि 850 सस्टेन होती हैं या गिर सकती हैं। क्योंकि देखिए हर सेक्टर में रिवाइवल हुआ है, आपका बैंकिंग की अर्निंग्स बढ़ी हैं, टेक्नोलॉजी की अर्निंग्स पुल फॉरवर्ड हो गई थी, इवन एनर्जी एंड ऑयल चल पड़ा है, डिस्क्रिशनरी की अर्निंग्स बढ़ी थी। तो कोई सेक्टर बचा नहीं है जहां पे अर्निंग्स रिवाइवल नहीं हुआ है, एंड दैट्स व्हाई द अर्निंग्स जंप फ्रॉम 450 टू 850। तो वहां पर नजर रखनी होगी नीरज। स्लो ग्राइंड का साल है। दलजीत ने कहा स्टॉक पिकर्स मार्केट है, ये ट्रेडर्स मार्केट है, बट इन्वेस्टर्स थोड़े निराश होंगे। तो इट्स वेरी पेनफुल, आई अंडरस्टैंड, बट स्लो ग्राइंड है। बट एट द सेम टाइम थोड़ा पॉजिटिवली भी एंड करना चाहता हूं। देखिए इंडिया के बारे में एक फेमसली कहते हैं ना, इंडिया विल नेवर बी हॉट और कोल्ड, इट विल बी कंसिस्टेंटली वार्म। सो हम वार्म जरूर रहेंगे, कंसिस्टेंटली हॉट होंगे, कोशिश करेंगे तो भी निराशा होगी, सोचेंगे बिल्कुल पेसिमिस्टिक होंगे, वो भी गलत होगा। समझना बड़ा मुश्किल है, मार्केट समझ में नहीं आता है, सीधे पैसे आते हैं ना।
अबे जी कैसा लग रहा है आपको मार्केट? जी मुझे नीरज जी, आपने जो पहला सवाल पूछा कि भाई सब कुछ अच्छा हो रहा है, हाँ तो खुश ये क्यों मार्केट, नहीं? हाँ तो मार्केट क्यों नहीं चल रहा? हाँ। तो मैं ये कहूँगा अपने एक्सपीरियंस से कि अगर आप ऐसा सवाल पूछें और आपको जवाब ना मिले तो इसका एक अपॉर्चुनिटी है फिर, कि अगर सब सोच रहे हैं कि डेटा इंप्रूव हो रहा है पर फिर भी कॉन्फिडेंस ये नहीं है कि ये डेटा परमानेंटली इंप्रूव हो गया है। अब इस बार का सीपीआई प्रिंट आया, अगले महीने देखेंगे अगले महीने क्या होगा, अगले हफ्ते देखें ट्रेंड बन रहा है कि सिर्फ एक, तो वो कॉन्फिडेंस अभी मार्केट को नहीं है। मुझे लगता है उस समय में एक अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए कि वो अपने पोर्टफोलियो में एडिशंस कर सकें अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स जो कि वैल्यूएशन में हाई नहीं है। आप अभी भी देखा जो करेक्शन हुआ पिछले 2 हफ्तों में, 1 महीने में समझ लीजिए, और अभी भी जो हो रहा है वो हो रहा है एक वैल्यूएशन, हाई वैल्यूएशन, क्वालिटी एट एनी प्राइस से फाइंडिंग कंपनीज जो कि बीटन डाउन है, अच्छी कंपनीज है जो फेयर वैल्यू पे हैं या फेयर वैल्यू से कम है। तो वो एक ट्रांजिशन मुझे लगता है इस पूरे साल चलेगा। तो अगर कोई इन्वेस्टर्स हैं जो सिर्फ हाई क्वालिटी स्टॉक्स बट हाई वैल्यूएशन पे लेके बैठे हैं, उनके लिए ये साल मुझे लगता है उतना अच्छा नहीं जाएगा कंपेयर टू दोज जो कि ढूंढ रहे हैं अच्छे स्टॉक्स जो एक छोटी नीश में है पर साइक्लिकली वीक है, बिकॉज लोगों का ये मानना है कि ये इंडस्ट्री अभी थोड़ी वीक रहेगी, पर वो इंडस्ट्री टर्न अराउंड करेगी उसके पहले ये स्टॉक्स भागना शुरू हो जाएंगे। तो अगर वो स्टॉक्स आप लें 15 के मल्टीपल पे, 16 के मल्टीपल पे ट्रेड हो रहे हैं, पहले पीक पे 30 टाइम पे ट्रेड होते थे, तब रिटर्न बहुत अच्छी आएगी, क्योंकि वो स्पेस को, वो मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस है, उनसे इन्वेस्टर्स का ध्यान नहीं है इस टाइम। तो मुझे लगता है कि एक अपॉर्चुनिटी है जिसको ओवर डायग्नोज नहीं करना चाहिए। ये देखना चाहिए कि हाँ ठीक है, सब कन्फ्यूज़न है, लोगों में अभी भी थोड़ा डर है, और इंडिया जैसा मार्केट मुझे नहीं लगता है कि टॉप डाउन इन्वेस्टर्स के लिए है फ्रैंकली। इतना मैच्योर मार्केट नहीं है, ना इतनी डेप्थ है इसमें कि आप एक टॉप डाउन इन्वेस्टर्स हैं तो आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। आप सिर्फ टॉप डाउन देखेंगे तो निफ्टी के 50 स्टॉक दिखेंगे और उसके आगे 50 और दिखेंगे। हाँ। पर उसके नीचे जो रियल रिटर्न है वो आपको नीचे से स्टॉक पिकिंग से आएगी। फिर आप बात एकदम सही कह रहे हैं, और इसमें एक चीज़ मैं और जोड़ना चाहूँ। जैसे हमारे सिस्टर चैनल में लता वेंकटेश मैम है, उन्होंने लिखा, एक बहुत बढ़िया ट्वीट लिखा उन्होंने कि देखिए इन्फ्लेशन में सब कुछ ठीक हुआ, आईआईपी का नंबर बहुत अच्छा आया, हमारी बैलेंस शीट ठीक है, यूएस में भी अच्छा हो गया, फिर भी मार्केट में वो खुशी जोश नहीं है। तो क्या ऐसा नहीं जब कंसेंसस बन जाता है तो फिर मार्केट रुक जाता है? बिल्कुल, कंसेंसस ट्रेड हो गया, सबको अच्छा लग रहा है इसलिए कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ कंसेंसस नहीं है अभी भी। मुझे लगता है कि अभी भी सारे नंबर, सारे मैट्रिक्स एक साथ ठीक कैसे हो गए? पर अब हाँ, वो उससे मार्केट सरप्राइज है। फ्रैंकली मैं आपको कहूंगा सरप्राइज है ना, ये सब क्या हो रहा है? हाँ, और हम भी कह रहे थे कि देखो ये डेटा है, ये इंप्रूव होगा, ये पर लोगों का डर भी था ये डिटेरियोरेट होगा। अभी भी वो डर है कि शायद ये एक महीने का अच्छा डेटा आ गया, अगले महीने फरवरी में और खराब डेटा आ जाएगा, फिर क्या होगा? तो कोई बड़ी पोजीशन नीरज जी नहीं बनाना चाहता है, मे बी देखें 1 महीना और, पर वो जो सर्टेनिटी है, उस सर्टेनिटी का इस मार्केट में बहुत बड़ा प्रीमियम देना पड़ता है इन्वेस्टर्स को। और इसीलिए मैं फिर से कह रहा हूँ कि जो टॉप डाउन इन्वेस्टर्स हैं इंडिया में, अगर वो सिर्फ डेटा ड्रिवन रहें, सिर्फ ये वेट करते रहें कि इंडिया का डेटा परफेक्ट होगा तब हम पैसा डालेंगे, तो वो डिसअपॉइंट रहेंगे, सिंगल डिजिट रिटर्न भी नहीं बनेगी, लगा ही नहीं पाएंगे। अच्छा दलजी सर, ये बताइए क्या बजट वजट में कुछ आशंकाएं हैं क्या? उसका भी लोग इंतजार कर रहे हैं क्या? चलो अच्छा वो भी देख लें, अब कुछ ही दिन तो बाकी है। उसका असर तो होता ही है, क्योंकि हर तरीके की रूमर्स चलती हैं कि बजट में क्या आ सकता है, स्पेशली टैक्सेशन को लेकर के काफी कुछ चलता रहता है हमारे यहाँ। अब वो कितना सही है, कितना गलत है, किसके पास कितनी सही इंफॉर्मेशन है, वो कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन मार्केट में एक सेंटिमेंट तो बिगड़ ही जाता है, और सब एक बार दिमाग में आ जाए, इस तक खास करके इस समय जो जैसा इनडिसाइसिव माहौल है, जब आप पहले ही डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि क्या करना है, और ऊपर से आपको एक और अनसर्टेनिटी दे दी जाए कि भाई हो सकता है कुछ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में हो जाएगा, और होगा नहीं होगा वो तो बाद में पता चलेगा, पर आपके मन में एक शंका आ गई, और रिजल्ट क्या होगा कि आप अगर 100 रुपए लगाना चाहते थे तो आप बोलोगे कि 10 ही लगा लेता हूँ या 20 ही लगा लेता हूँ, क्योंकि क्या पता कुछ हो गया तो ये, और मार्केट हमेशा सेंटिमेंट पे ज्यादा असर करता है। देखिए नंबर्स तो आ रहे हैं, वो तो अगर हम रोज के रोज ना मार्केट देखें, रोज ना बात करें, तो भी वही रहेंगे ना। अगर कंपनी के कॉर्पोरेट फाइनेंशियल फंडामेंटल्स देखने हमको कंट्री के, कंपनी के, तो वो तो वही रहने वाले हैं। वो तो आप 3 महीने बाद भी देख सकते हो, 6 महीने बाद भी देख सकते हो, बट हर रोज देखना है
तो अब हर रोज देखना है तो उसमें फिर सेंटिमेंट का बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो जाता है, और इस तरीके की र्यूमर्स, इस तरीके के जो पहले से मरमर्स चालू हो जाते हैं, कुछ लोग एक्स्ट्रा कॉशियस हो जाते हैं, तो उसका भी असर थोड़ा पड़ता ही है। हालांकि बजट का इम्पैक्ट 1 घंटे का ही है, उसी दिन का, उसके बाद वो सब डिस्काउंट हो जाता है और खत्म हो जाती है कहानी, लेकिन उससे पहले एक सेंटिमेंट बिगाड़ने का काम भी कर सकता है। सुदीप सर, बजट से कुछ चिंता, कोई डर, कोई आशंका? जी, जैसे दलजीत जी ने बोला, जो जो र्यूमर्स चल रहे हैं बाजार में, वो थोड़ा शंका की बात है कि कैपिटल गेन्स टैक्स अगर चेंज होता है तो वो डेफिनेटली मार्केट लाइक नहीं करेगा, और करना भी नहीं चाहिए। देखिए, हम हमेशा मानते हैं, और हम जब ग्लोबल इन्वेस्टर्स वगैरह से बात करते हैं तो एक सवाल पहले हमेशा आता था कि हर साल क्यों टिंकरिंग होता है रेट्स का, इसका क्या मतलब है? तो वैसे पिछले साल तो नहीं हुआ है, और हम उम्मीद यही करेंगे कि ये टिंकरिंग ना हो। तो बजट का तो एक एक पहला उम्मीद तो ये होगा कि कोई टिंकरिंग ना हो, तो ही मार्केट के लिए अच्छा है। और दूसरा एक उम्मीद बना हुआ है, और उस पर मैं जरूर बात करना चाहूंगा कि पीएलआई स्कीम जो सरकार ने इंट्रोड्यूस किया है डिफरेंट सेक्टर्स के लिए, वो बहुत ही फायदेमंद है। और हम मानते हैं कि ये मैन्युफैक्चरिंग में एक रेवोल्यूशन ला सकता है, जो कि जिसकी की सख्त जरूरत थी इंडिया में। देखिए, सर्विसेज अपने तरफ से चल पड़ा है, एग्री में एक जमाने में कुछ काम हुआ था, ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, पर मैन्युफैक्चरिंग में जो रिफॉर्म्स, जो कदम लेने चाहिए थे, वो शायद कभी भी लिए नहीं गए थे। और ये पीएलआई स्कीम और जो टाइमिंग इसका, जब चाइना +1 सारा दुनिया अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है चाइना से मैन्युफैक्चरिंग हटा के और कहीं डालने का, उस टाइम में पीएलआई स्कीम आना, जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, नए कंपनीज का टैक्स रेट सही करना, ये बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है लॉन्ग टर्म में इंडिया के लिए। तो उम्मीद ये रहेगी कि अगर ये पीएलआई और कुछ सेक्टर्स में एक्सटेंड हो जाए और कुछ एरियाज कवर करे, तो शायद इंडिया के लिए एक लॉन्ग टर्म बेनिफिशियल हो सकता है। पॉलिसी का इशू तो एक रहता ही है यहाँ पे। अच्छा अनुराग जी, आपके यहाँ जो एफआईआईज वगैरह हैं, या जो आप लोग हैं, आप मानते हैं कि इंडियन वैल्यूएशन पर काफ़ी ऊपर गए हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि मार्केट हमारा नीचे नहीं जा रहा है साहब। डीआईज के दम पे हो या किसी के दम पे हो, धुआंधार बिकवाली पिछले साल भी की है, और अभी लेटेस्ट इस महीने, मतलब जनवरी में हम देखें तो 15,000 करोड़ बेच चुके हैं डीआईज ने, जबकि सिर्फ 10,500 करोड़ खरीदा, नहीं नेट 4,000 करोड़ हम लोग बिकवाली देख रहे हैं। उसके बावजूद मार्केट गिरने को तैयार नहीं साहब, आप कितनी भी कोशिश करते रहिए वहां से। नहीं, सो जाहिर है नीरज जी, आई थिंक उसमें तो हमारे डोमेस्टिक फ्लोज ने जो करीब 35 से 40 बिलियन का, मोस्टली आई वुड से वो पैसिव फ्लो है, क्योंकि काफी हद तक उसमें आपका ईपीएफओ, पेंशन फंड्स और एसआईपी फ्लो लार्जली विच इज कंडीशन टू बी पैसिव, राइट, तो उस फ्लो ने हमें संभाला हुआ है। तो एक सो ऑफ कोर्स आई मीन एज लॉन्ग एज वो बैलेंस, क्योंकि आपको पता है कि फ्री फ्लोट का जो शेयर है वो आधा तकरीबन एफआईआईज और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल प्लस रिटेल मिलाकर के वो बराबरी में होल्ड करते हैं तकरीबन। सो जो जितना बेचेगा वो इक्वली बैलेंस हो जाएगा। इसमें छोटा कंपैरिजन नीरज जी ये है, और उसमें सुदीप जी ने वो इंपॉर्टेंट पॉइंट रखा। देखिए, चाइनीज मार्केट कैप अभी 12 ट्रिलियन के आसपास है, और उनकी इकोनॉमी 15-16 ट्रिलियन, बेस्ड ऑन व्हाट नंबर यू बिलीव, वहां पर है। तो वो मार्केट कैप टू जीडीपी रेशो जो है, एक बड़ा इंडिकेटर होता है एफआईआईज के लिए, वो उनका अबाउट 70-75% है। और वो अभी जब कुछ रैली आ चुकी है 30-40% की पिछले 1-2 महीने में, राइट, तो वो नंबर के हिसाब से इन्वेस्टर्स चेज करेंगे चाइनीज मार्केट को कंपेयर टू इंडियन, जहां पर की अबाउट 105%, 110% के ऊपर, और मे बी लोग 100% कहते हैं, डिपेंड्स ऑन आप जीडीपी कितना नापते हैं इंडिया का, तो वहां पर है। तो इंडियन मार्केट्स रियली रीजनेबली वैल्यूड है, उसके हिसाब से थोड़ा फ्लो उधर चाइना में जाएगा। म्यूचुअल फंड्स का कंपल्शन है, मैं पहले भी कह चुका हूं। देखिए कि वी शुड नॉट ट्रीट इट, लॉट ऑफ टाइम्स वी से के थोड़ा अनपॉपुलर ओपिनियन होगा, लेकिन म्यूचुअल फंड्स विल से कि देखिए इन्वेस्टर्स ने संभाल लिया। देखिए, ये इन्वेस्टिंग का गेम है, इसमें कोई संभालने की बात नहीं है। अगर हम गलत प्राइस पे खरीदेंगे तो गलती हमारी होगी। तो म्यूचुअल फंड्स का फ्लोज पैसिव है, इट्स नॉट अ वेरी स्मार्ट मूव। उसमें हमें ये पेट्रियोटिज्म नहीं लाना चाहिए बीच में कि देखिए हमने संभाल लिया। तो आई थिंक इंडियन मार्केट्स आर एक्सपेंसिव, और डेफिनेटली इट इज वेरी राइप फॉर सम काइंड ऑफ अ टाइम करेक्शन, और मे बी इवन क्वांटम करेक्शन रहे तो मैं इसको वेलकम करूंगा, क्योंकि ग्लोबली जो सिचुएशन है, इंडियन मार्केट्स काफी महंगे दिख रहे हैं नीरज। ओके, तो मार्केट पे चर्चा हुई, और
थोड़ा सा दिक्कतें हैं, डिंग डोंग अभी थोड़ा चलेगा, बजट की भी थोड़ा पार हो जाने देते हैं, 10-15 दिन और ऐसे ही देखेंगे, डायरेक्शन शायद तब मिले। लेकिन रेजिलियंस एक है, जैसे आप देखिए मार्केट गिरने को भी तैयार नहीं है बहुत सारी बुरी खबरों के बावजूद। ऐसे में एक सेक्टर अभी चमक पड़ा एकदम, और ज़्यादातर लोग गलत पड़े हैं, है ना। सबसे ज़्यादा नफरत करते थे आईटी से, बिल्कुल ना, ये बहुत दिक्कत में है, बिल्कुल। अमेरिका में छटनी चल रही है, बिजनेस तो वहीं से आता है, जी जी कुछ नहीं हो सकता, अभी तो 6 महीने टच मत करना इसको। मैंने फायदेमंद फंड में मतलब हर हफ्ते में एक फंड मैनेजर से बात करते, कोई आईटी को टच नहीं कर रहा था, बिल्कुल। सबको बैंक फाइनेंशियल चाहिए। सरप्राइज किया आईटी ने, बिल्कुल सरप्राइज किया। सरप्राइज किया सर कि मतलब जो गाइडेंस दी है, कोई नेगेटिविटी नहीं है गाइडेंस में। और सबसे ज़्यादा लोग घबरा रहे थे एचसीएल टेक के नंबर से, क्योंकि उनकी सबसे पहले एक उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड कमेंट शायद किया था एक मीटिंग में, और सडनली मार्केट ने कहा अब ये तो गाइडेंस दे रहे हैं Yes. और ये तो बहुत डिजास्टर्स है। अब उन्होंने आके अपनी गाइडेंस इंप्रूव कर दी। तो मुझे लगता है कि जो डिमांड एनवायरनमेंट है वो इतना ख़राब नहीं है जितना लोग एस्टिमेट कर रहे हैं या इमेजिन कर रहे हैं, क्योंकि जो क्लाइंट्स हैं इनके, जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज हैं हमारी बड़ी आईटी कंपनीज की, वो अभी भी कॉस्ट कम करना चाहते हैं अपना, वो एक डिफ्लेशनरी इन्वायरमेंट में जाना चाहते हैं, और वो तभी कर पाएंगे जब वो इंडिया से सर्विसेज और चाइना से मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करेंगे। मतलब वो तो गिवन है। तो हमारे, और इसीलिए आईबीएम, कैपजेमिनी जैसी कंपनी यहाँ पे लाखों लोगों को हायर करा है उन्होंने, क्योंकि इंडिया के जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है उसका बेनिफिट भी अपने क्लाइंट्स को दे सके। तो हमारी जो कंपनीज हैं वो तो ऑलरेडी हैं यहाँ पे, टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, एचसीएल टेक जैसी कंपनीज हमारी बनी हुई हैं। तो मुझे तो ये पूरा कॉन्फिडेंस है कि आईटी की स्टोरी 1 साल 6 महीने के लिए तो अगले 10 साल के लिए चलने वाली है, 15 साल के लिए चलने वाली है। इसमें एक बस यही है कि कभी ओवर प्राइस्ड हो जाए आईटी, देन ऑब्वियसली एक टाइम था साल भर पहले जब ये टीसीएस जैसी कंपनी 45 टाइम के पी मल्टीपल पे चली गई थी, एलटीआई माइंड्री 50, मतलब वो एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी टाइम था। पर अब उसके करेक्शन के बाद अब जहाँ पे आई हैं, तब मुझे लगता है ये बहुत एक प्रिडिक्टिव कैश फ्लो जनरेशन प्लस शेयर होल्डर फ्रेंडलीनेस। टीसीएस ने 75 रुपए का डिविडेंड दे दिया, अब इन्फोसिस बाई बैक करता रहता है, सब वापस करते रहते हैं पैसा। तो उसके लिए जो करंट वैल्यूएशन मल्टीपल्स हैं वो बहुत रीजनेबल हैं, और मार्केट उसको अंडरस्टैंड करेगा अब। दलजीत सर, आप खरीदेंगे आईटी अब? अच्छा, आप पहले तो ये बताइए, उसने सरप्राइज किया या आप उस कैंप में शामिल नहीं थे जो लोग कह रहे थे कि आईटी बहुत मुश्किल में है? देखिए, जो बेलवेदर हैं, टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, फिर मिड कैप में भी आप ले लीजिए तो साइंड, विप्रो भी, आज सबके नतीजे जैसा डर दिखाएगा तो वैसे नहीं है। तो आपका व्यू बदला या पहले से आप उस कैंप में थे कि नहीं आईटी तो बढ़िया स्टॉक है? जी, तो हम पहले से ये प्रीएम्प्टिव रख रहे थे कि Q3 के बाद जो नंबर्स आएंगे उस समय ये सेक्टर बॉटम आउट हो जाएगा और तब हम अपनी बाइंग लिस्ट वापस इसमें चालू करेंगे। तो हमने इसको वॉच लिस्ट में ऑलरेडी रखा हुआ था। अब क्या ये नंबर्स आने के बाद बहुत ज्यादा बुलिशनेस आ गई है, क्या हम वापस फुल इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है? वो शायद नहीं है अभी भी। हाँ, ये जरूर है कि इन्होंने उम्मीद से बेहतर नंबर दिए हैं और एग्जीक्यूशन अच्छा है। अब उसमें वहाँ थोड़ा सा दो तीन चीजें समझने की है कि ये जो नंबर्स आ रहे हैं ये पिछली डील्स के हैं। अगली डील्स अभी आनी है जो अगले क्वार्टर में पता चलेंगी, जो आने वाले समय में पता चलेगी। तो अभी रिसेशन आया भी नहीं है, तो मार्केट का ये धारणा रहती है कि वो हमेशा 6 महीने साल भर पहले ही सब कुछ डिस्काउंट करना चाहते हैं। बट हम जानते हैं कि रिसेशन अभी आया नहीं है, रिसेशन की अभी बातें चल रही है। तो अब उसका एक्चुअल कितना असर कंपनियों पे होगा, क्या होगा, वो आने वाले समय में पता चलेगा। तो हमने ये इस वॉच लिस्ट में रखे थे, और खास करके जो दिग्गज कंपनियों के लिए टीसीएस और इन्फोसिस, ये हमारे पोर्टफोलियो के लिए हम वॉच लिस्ट में थे। इनको ऐड करना शुरू कर दिया है, पूरी तरह से ऐड अभी इन्वेस्ट नहीं किया है, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। और आने वाले समय में जैसे टिप्स अगर और मिलती है तो हम जरूर ऐड करेंगे, क्योंकि हमारा मानना यह है कि वैल्यूएशन इनका अब जो प्री कोविड के टाइम का जो वैल्यूएशन मल्टीपल होना चाहिए वो हो गया है, और अब जो ग्रोथ आगे से हमें मिलेगी उसका हम आगे डेल्टा लेंगे आने वाले समय में। अब दूसरी चीज कि ये व्यू तभी वैलिड रहेगा जब आपने 2-3 साल के व्यू से खरीदना है। अगर आपने खरीदना ही 3 महीने के लिए है, 6 महीने के लिए है, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वहां पर जैसे पिछली बार एचसीएल टेक ने कहीं किसी मीटिंग में कुछ बोला और वो पता चला 5% नीचे हो गया स्टॉक, तो फिर आप
आगे पीछे घूमते नजर आएंगे कि 5% मेरा तो स्टॉक पोर्टफोलियो नीचे हो। तो अगर व्यू ये है कि भाई मुझे अगले 2 साल के लिए खरीदना है, तो ये हिस्टोरिकल मल्टीपल पे आपको मिल रहे हैं स्टॉक्स, आप उनको लेकर के थोड़ा-थोड़ा करके ऐड करते जाइए, और हम वही कर रहे हैं। तो अभी मिड कैप आईटी का रिजल्ट आना बाकी है, तो इम्पोर्टेंट वहां पे रहेगा कि वहाँ, क्योंकि असर हमें लगता है, ऐसा मेरा मानना है कि मिड कैप वालों को शायद ज्यादा प्रॉब्लम होगी। ये टीसीएस और इन्फोसिस वगैरह को कम प्रॉब्लम, बिकॉज एक तो ये क्लाइंट बड़े हैं, फॉर्च्यून बड़े वाले क्लाइंट्स है सारे, और दूसरी चीज ये कि इनके पास तो डील का जो हर समय एक अंबार लगा है ना, उसमें से ही चल रहा है। तो अब जो नए जो छोटी कंपनियां हैं, वो तो रोज खोदा रोज निकाला वैसा वो वाला फंडा है ना, तो उनके लिए शायद मुश्किल होगी। उसके लिए वो आने वाले लेटर हाफ में जो रिजल्ट सीजन होगा उसमें पता चलेगा। सुदीप सर, दलजीत सर आईटी कंपनियों की तरह ही कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक है। आप भी वैसे ही हैं क्या? जी, मैं कहना चाहूंगा कि मैं तो ऑप्टिमिस्टिक हमेशा से था, हाँ, और मैं आपके और आपके सिस्टर चैनल में ये बोल चुका हूँ कि इन्फोसिस, टीसीएस जैसे जो दिग्गज आईटी कंपनीज है, यहाँ पे कोई दिक्कत मुझे नहीं दिख रहा है। हाँ, आप दौड़ के खरीदारी मत करिए, पर यहाँ से एग्जिट लेना बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं है। इसका मुख्य कारण ये है, कुछ हद तक दलजीत जी बता चुके हैं, अभय जी भी बता रहे थे, बड़े जो अपने आईटी कंपनीज है वो काम करते हैं लार्ज कॉर्पोरेशंस के साथ, और अगर यूएस में या यूरोप में अगर लार्ज कॉर्पोरेशंस की बात करें, उनका बैलेंस शीट हिस्टोरिकली सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है, उनके जो प्रॉफिट परफॉर्मेंस वो भी रिकॉर्ड लेवल पे है। तो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट स्लो डाउन ऐसा इमीडिएटली तो कोई होने का संभावना नहीं है बिल्कुल। और दूसरी बात है, अगर बहुत बड़ा कोई दिक्कत उन लोगों को आता है, वो तो और भी अपना कॉस्ट कम करने की कोशिश करते हैं। उसका मतलब और ज्यादा आउटसोर्सिंग, और ज्यादा बिजनेस फॉर लार्ज इंडियन आईटी कंपनीज लाइक इन्फोसिस, टीसीएस। तो यहाँ पे तो मुझे बहुत कोई दिक्कत दिख नहीं रहा है, और मार्केट का वैल्यूएशन जिस लेवल पे आ गया था इन्फोसिस, टीसीएस का, वहां पे जरूर अट्रैक्टिव लग रहा है। ना प्रॉब्लम दूसरी जगह पे है, प्रॉब्लम मुझे लगता है कि मिड कैप आईटी में है, क्योंकि वहां पे वैल्यूएशन ज्यादा था, और कंपेयर टू उनका जो कोर स्ट्रेंथ है उसके कंपैरिजन में, और उनके क्लाइंट्स शायद छोटे मझोले इंडस्ट्रीज भी है, और वहां पे दबाव आ सकता है, पर्टिकुलरली यूरोप में। यूएस में तो शायद अभी तक उतना दबाव नहीं देखने को मिला है, पर यूरोप में जरूर वो दबाव आया है, और वो शायद नतीजों में देखने को मिलेगा। तीसरी बात मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि कुछ जो आईटी कंपनीज जो हटके हैं, जैसे रेलटेल, मैं एक कंपनी स्पेसिफिक जिक्र कर रहा हूँ, इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा, और इनका शेयर मार्केट परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा चल रहा है। इसका कारण क्या है? एक निश सेगमेंट में सैस कंपनी है, और सेगमेंट क्या है? ट्रैवल टूरिज्म। अब सबको मालूम है ट्रैवल टूरिज्म में एक बहुत अच्छा रिवेंज ट्रैवल के कारण बहुत अच्छा माहौल क्रिएट हुआ है, चाइना ओपन कर रहा है, वहां पे भी रिवेंज ट्रैवल हो रहा है। तो ये सब मिला के एक कॉन्फ्लुएंस ऑफ पॉजिटिव फैक्टर इन कंपनियों के लिए हो रहा है कि प्लेटफॉर्म में जितना ज्यादा ट्रैफिक होगा, इनको उतना ज्यादा रेवेन्यू मिलेगा, तो परफॉर्मेंस भी अच्छा हो रहा है। तो ऐसे नीश कंपनीज आईटी सेक्टर में है जहां पे शायद आने वाले दिनों में और भी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक, बिल्कुल, है ना। थोड़ा थोड़ा सावधानी तो रखनी चाहिए भी, क्योंकि अभी पूरी पिक्चर अनफोल्ड नहीं हुई है, आगे होगी, और अभी भी कहीं कहीं पे दिक्कतें हैं। जैसे अभी एक दलजीत जी ने बहुत अच्छी बात कही कि अभी तो दोस्त ये पिछली हिस्ट्री के नतीजे हैं, जो कुछ कांड वहाँ हुआ है लास्ट क्वार्टर ऑफ कैलेंडर ईयर में, इसके परिणाम आपको अगले क्वार्टर में भी देखने को मिल सकते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा गंगो नहीं होने का, जहाँ अच्छे दिखे वहाँ पे करने का। अनुराग, मुझे बहुत क्विक रिस्पांस चाहिए, बिल्कुल 20-30 सेकंड बताइए। ये अभी दलजीत जी ने कहा कि अभी तो मंदी उधर आई नहीं, आएगी तो और दिक्कत आएगी क्या उधर अमेरिका में आपके यहाँ? हाँ, नहीं, तो उसमें दोनों सवालों का एक ही जवाब है। देखिए, आईटी कंपनीज आकर के फॉरवर्ड गाइडेंस नहीं देंगी, क्योंकि जब भी मार्केट में स्लो डाउन आएगा उनके पास में एक्सक्यूज रेडी है कि देखिए हमारा थोड़ी है, यूएस मार्केट में स्लो डाउन आ गया तो हम क्या करें, वी कांट प्रेडिक्ट इट। तो दैट्स व्हाई दे डोंट कम आउट एंड गिव फॉरवर्ड गाइडेंस, राइट। बट इसमें भी कोई दो राय नहीं है नीरज जी, डिमांड पुल फॉरवर्ड टेक्नोलॉजी कंपनीज में अक्रॉस हुआ है, और अगर डिमांड स्लो डाउन आता है तो वो आएगा। लेकिन अभी इसलिए नहीं आया क्योंकि अभी तक तो आपने क्वार्टर 4 में रिजल्ट्स देख लीजिए, कोई खराब रिजल्ट्स तो नहीं है यूएस में भी। तो अगर यहाँ पे डिमांड अभी नहीं आया है, और रिसेशन के आई मीन पीपल आर एक्सपेक्टिंग, बट अगर नहीं आया है तो फिर नहीं आया है, तो द रिजल्ट्स विल नॉट शो इट।
बट फॉरवर्ड लुकिंग आई एम श्योर इट इज एक्सपेंसिव और हमें ट्रेड डाउन करना चाहिए उसको। एक छोटा पॉइंट नीरज जी को, अब वो इट गोज टू द पॉइंट कि मैक्रो इन्वेस्टर लाइक पीपल लाइक मी, हाउ वी फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू इन्वेस्ट इन इंडिया। एप्पल का प्राइस मल्टीपल 22 पर है, और वहां पर हम टीसीएस को 25-26 पे ट्रेड करते हैं। तो फॉर अ इन्वेस्टर लाइक मी इट इज वेरी डिफिकल्ट कि हम उसको कैसे कॉम्प्रिहेंड करें। बट इसका एक लॉजिक है, जब रियल एस्टेट मार्केट की बात करेंगे तब मैं उसकी चर्चा करूंगा कि ऐसा क्यों है और व्हाई डू वी हैव टू लिव विद दिस। बट आई थिंक स्लो डाउन जरूरी है और आएगा, और ये पुरानी अर्निंग्स सस्टेन नहीं करेंगी टेक्नोलॉजी में। नीरज जी क्लियर है? अच्छा, मैं थोड़ा सा ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक में जाता हूँ। मैं तो जेफरी गुंडाल्स के कैंप में हूँ इस हफ्ते के लिए, जो वो कह रहे हैं कि 5-6 महीने बाद रेट घटाने पड़ेंगे, सॉफ्ट लैंडिंग करानी पड़ेगी। तो इस हफ्ते मेरा मूड उस साइड में है। छोटा सा एक ब्रेक के बाद 2 बहुत महत्वपूर्ण इशू है, गोल्ड और रियल एस्टेट, क्योंकि एक ने एकदम ज़बरदस्त आउट परफॉर्म किया, इक्विटी बहुत पीछे छोड़ दिया, और दूसरे में खतरे की घंटी बज रही क्या, इस पर बातचीत होगी ब्रेक के बाद। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और वीकेंड बैठकी में आज चर्चा हो रही थी मार्केट की, फिर हम लोगों ने आईटी सेक्टर पे बातचीत की। अब 2 सेक्टर पे हम बात करना चाहते हैं वेरी क्विकली। एक तो गोल्ड बनाम इक्विटी और एक दूसरा रियल एस्टेट। पहले गोल्ड ले लेते हैं, क्योंकि इस पे संक्षेप में बात होना संभव है, फिर रियल एस्टेट पे आएंगे। गोल्ड में अभय जी नंबर दिखाई जरा, वो पहले ग्राफिक दोस्तों को दिखा दें अपने। गोल्ड ने 1 साल में, यानी पिछले 2022 में क्लोज टू 14% का रिटर्न दिया है, और सेंसेक्स हमारा 4.5% चला है। तो मालूम था कि मार्केट चल नहीं पाया, बहुत कम रिटर्न दिया उसमें। 5 साल में आप देखिए तो भी उसने बीट कर दिया, 13.25% है, वो 12.5% है। 10 साल के पॉकेट में वो आउट परफॉर्म नहीं कर पाया, वो अंडर परफॉर्म किया एक्चुअली। इक्विटी आप देखें तो 12% और गोल्ड 6%, लेकिन 15 साल में आप जाइए तो फिर बुरी तरीके से आउट परफॉर्म किया, ऑलमोस्ट क्लोज टू डबल। तो ये जो गोल्ड की कहानी है, ये कहाँ तक चलेगी? सर पहले मैं कहना चाहूँगा, ये जो ग्राफिक आपने दिखाया है, इसकी वजह से आज काफ़ी घरों में बहुत लड़ाइयाँ होंगी कि क्यों नहीं खरीदा गोल्ड। मैंने कहा मुझे था क्या मना आपसे, किया? ये देखो गोल्ड का देख रहे हो गोल्ड शेयर के पीछे पड़ रहे तो दिन भर दिमाग खराब करते रहते। बिल्कुल। तो उस डिस्क्लेमर के साथ मैं गोल्ड का एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर इस समय मुझे लगता है ट्रैक करते रहते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर्स पूछते हैं एलोकेशन में गोल्ड कितना रखे। तो ये जो आपने ग्राफिक दिखाया इंडियन रुपीस में, ये इंडियन रुपीस का ग्राफिक है, क्योंकि हमको $1 का बेनिफिट मिलता है, नेचुरल हेज है हमारे पास। करेक्ट। US डॉलर में गोल्ड अभी भी बहुत अंडर ओन्ड है मेरे हिसाब से, क्योंकि 5 साल में काफ़ी रैलियाँ हुई, जो कोशिश करी लोगों ने $2,000 का पर आउंस का रेट ब्रेक हो जाए, वो हुआ नहीं। और उसके बाद जब भी बढ़ता था फिर गिर जाता था, 1650 पे आई थिंक मेरे ख्याल से आ गया था। तो इस समय एक बहुत ही अंडर ओन्ड एसेट क्लास है ग्लोबली गोल्ड और प्रेशियस मेटल, बिकॉज एक लोगों का ये भी सोचना है कि गोल्ड कौन खरीदेगा, मिलेनियल्स हैं, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई इसको जमा करके नहीं रखना चाहता, इट्स नॉट अ स्टोर ऑफ वैल्यू। वॉरेन बुफे जैसे लोग कहते हैं कि गोल्ड लेके क्या फ़ायदा है। तो उस हिसाब से गोल्ड के अगेंस्ट बहुत बड़ा नेगेटिव व्यू है इन्वेस्टर्स का, और उसकी वजह से बहुत अंडर ओन्ड है, प्राइस परफॉर्मेंस भी नहीं हुई है। तो मेरे एक्सपीरियंस से मैंने देखा है कि एसेट क्लासेस काफ़ी सारी जो इस सिचुएशन में आ जाती हैं कि कोई उनको प्यार नहीं कर रहा है, सब कह रहे हैं कि ये तो चलेगा ही नहीं, उस टाइम पे वो ब्रेकआउट करती हैं। मुझे लगता है शायद इस साल गोल्ड वो कर सकता है, सरप्राइज कर सकता है, जस्ट बिकॉज इट इज़ टेक्निकली हेविली अंडर ओन्ड, और सेंट्रल बैंक्स भी अंडर ओन्ड है इस समय। तो अगर सेंट्रल बैंक्स का भी डेटा देखें, उनको भी काफ़ी जस्ट रीबैलेंस करने के लिए अपने रिजर्व्स को गोल्ड बड़ी मात्रा में लेना पड़ेगा। तो वो कहाँ से आएगा और उसका क्या इम्पैक्ट होगा, मेरे को लगता है कि गोल्ड इस साल ब्रेकआउट दे सकता है इन्वेस्टर्स। कहाँ तक जाएगा? 2500-2600 जा सकता है, टेक्निकली वो लेवल्स पॉसिबल है। मैं टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं हूं, पर मुझे लगता है कि जब अंडर ओनरशिप होती है और सडनली एक रैली आती है बड़ी, और ये फिजिकल कमोडिटी है, ये आप मतलब हाँ सडनली जमीन से निकाल के रिफाइन नहीं कर सकते हैं। हाँ। तो इसलिए उसकी वजह से, और ETFs में भी फ्लोज कोई नहीं थे गोल्ड के, सिल्वर में, प्रेशियस मेटल्स की मैं बात कर रहा हूँ, गोल्ड और सिल्वर दोनों को मैं ले रहा हूँ साथ में। तो कोई ETFs में कोई फ्लोज नहीं है। तो अगर वो ETFs में फ्लो आने लगे वापस, लोग इसको फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की तरह देखने लगे, तो ETFs को फिजिकल गोल्ड खरीदना पड़ेगा। और एक डिमांड आई अगर गोल्ड, फिजिकल गोल्ड की भी, तो ये प्राइस कहीं का कहीं भी जा सकता है। ये बात बोल के आप भी फंस गए। मैं तो बहुत सालों से फंसा हुआ हूँ। अभी घर में शो देखा जा रहा होगा, अब आप फंस गए। अभी दूसरों को समझा रहे थे, अब खुद फंसेंगे। सुदीप सर, गोल्ड खरीदा था आपने 2022 में, क्या अभी खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे? देख के लग रहा है कि यार ले ले तो अच्छा रहता। तो मैं आता हूँ, पर एक बात मैं बताना चाहूंगा पहले
देखिए, जो एक अभय जी ने एक बात कही कि सेंट्रल बैंक रीबैलेंसिंग, हाँ सेंट्रल बैंक रीबैलेंसिंग बहुत जरूरी है। और उससे भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यूएस जो सैंक्शंस लगा रहे हैं कंट्रीज के ऊपर, डिफरेंट कंट्रीज के ऊपर, रशिया में जो हुआ है, पहले क्या होता था कि सारे कंट्रीज यूएस डॉलर एज रिजर्व रखते थे। मतलब सब लोग सोचते थे जितना हो सके यूएस डॉलर जमा करके रखे, काम आएगा। अब जैसे यूएस सैंक्शन लगा रहा है तो लोग डर रहे हैं। मैं आई एम नॉट सपोर्टिंग कि रशिया या ईरान या सीरिया या कोई किसी भी कंट्री की बात नहीं कर रहा हूं, पर उन लोगों को लग रहा है, सबको लग रहा है, बाकी देशों को भी लग रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ हो और यूएस ने सैंक्शन लगा दिया तो ये डॉलर जो हम सेव कर रहे हैं वो कोई काम का नहीं रहेगा। इससे बेहतर तो ये होगा कि हम गोल्ड लेके रख लें। और ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है जो वर्ल्ड के सारे देशों के सेंट्रल बैंक्स आई एम श्योर आर कंसीडरिंग कि चलिए आज रिलेशन बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, पर पता नहीं कल क्या होगा। और ये तो लॉन्ग टर्म की बात हो रही है, तो गोल्ड ही रखना चाहिए जहां पे ये सब इफ बट कभी ना आए। एक बहुत बड़ा ये जो सेंट्रल बैंक का परचेज एक 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 गेम चेंजर होगा गोल्ड के लिए, और हो भी रहा है। जो गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा है, हम लोगों को लगता है कि सेंट्रल बैंक का परचेज भी इसमें बहुत हद तक इम्पैक्ट कर रहा है और आने वाले दिनों में भी बहुत जबरदस्त करेगा। तो आप मतलब खरीदने वाले कैप में देखिए, स्विस एशिया कैपिटल $2,500 से $4,000 तक के टारगेट दे रहा है। $4,000 सर, सोचिए। वो पर वही है ना, एक फिजिकल कमोडिटी, लिमिटेड कमोडिटी, अब उसकी इतनी डिमांड हो गई, अब अचानक सब लोग अचानक सभी आ गए, तो और क्या है, ग्लोबली लिक्विडिटी अभी भी बहुत ज्यादा है, वो कहीं जाना चाहती है वो लिक्विडिटी, तो गोल्ड में तो हो सकता है गोल्ड में। और इतने सालों से पिटा हुआ एसेट है, एब्सोल्युटली अनलव्ड है। अपने हिंदी में कहावत है, अनुराग जी ने जरूर सुनी होगी, लखनऊ में 12 साल बाद घोड़े के भी दिन बहुरते हैं। तो अभी गोल्ड के दिन बहुर गए हैं। खरीद रहे हैं गोल्ड की नहीं, आप बताइए। मतलब देखिए, किसी एसेट क्लास से आप नफरत नहीं कर सकते हैं। आईटी ने दिखा दिया, आपने बहुत इग्नोर किया ना, लो अब झेलो। अभी गोल्ड को बहुत इग्नोर कर रहे थे, लो सामने नंबर है आपके। कौन आप खरीदेंगे नहीं, पहले बताइए सीधे सीधे। गोल्ड बाई की लिस्ट में है आपके कि नहीं? अनुराग जी फिर दलीप सर बताइए। एक तो अभय जी अभी ना कुछ बैलेंस करते दिख रहे थे, नहीं तो घर में मिसेस कहेंगे कि ये आप जो करते रहते हैं, ये तो मैंने तो इससे अच्छा कमा लिया इस साल। तो ये अभी बैलेंस कर रहे थे कि नहीं देखिए ये ठीक नहीं है। तो देखिए नीरज, क्विक व्यू ऐसे है कि दो व्यू देते हैं। एक तो सुदीप जी ने व्यू दिया, वो इंस्टीट्यूशनल व्यू है, और बहुत काफी इंस्टीट्यूशंस ये बातें कर रहे हैं कि प्रॉब्ली इन द डेवलपिंग कंट्रीज सेंट्रल बैंक्स गोल्ड होल्ड करना चाहेंगे एज अ कॉशन टू इफ समथिंग गोज रॉन्ग विद द डॉलर, या फिर उनके रिजर्व्स फ्रीज हो जाएं। और आई थिंक ये इटसेल्फ एक शॉर्ट टर्म में डिमांड जनरेट कर सकता है। कितना सस्टेन होगा कहना मुश्किल है, लेकिन ये थियोरी अभी चल रही है। एक लॉन्ग टर्म व्यू नीरज क्विक मेरा ये है कि अगेन आई डोंट इन्वेस्ट एंड आई डोंट ट्रैक गोल्ड। मैं इसमें पैसे नहीं लगाता हूँ, बिकॉज एक चीज है कि अगर आप एक वेस्टर्न इकोनॉमीज जिस एसेट क्लास को छोड़ चुकी है ना, आप अब गोल्ड की डिमांड लार्जली ये इंडिया, चाइना और इधर से आती है, और मोस्टली इंडिया तो अबाउट मोर देन 50 एस्टिमेट्स वेरी, अबाउट 50% ऑफ द वर्ल्ड गोल्ड रिजाइड्स इन इंडिया। ऐसे एसेट क्लास को जिसको सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज चेज कर रहे हैं, अल्टीमेटली नीरज उसकी वैल्यू बन नहीं पाएगी। और जिस तरह से चीजें रफ्तार से चेंज हो रही हैं, वेस्टर्न मार्केट्स विल ऑलवेज मेक श्योर दैट गोल्ड इज नॉट वर्थ मच, बिकॉज इन लोगों के पास में है नहीं। तो ये एक लॉन्ग टर्म व्यू है नीरज, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ये चलो मुझे कम से कम अनुराग जी तो मिले जो गोल्ड के अगेंस्ट में है। दलजीत सर, आप गोल्ड खरीदेंगे कि नहीं? खरीदेंगे। इस नीरज जी टैक्टिकल मूव है। नॉर्मली कॉन्सेप्चुअली हम लोग कभी नहीं खरीदते हैं। हाँ। इनफैक्ट 2010 से लेके 14-15 तक तो हर जगह वेबिनार में हम जाके बोलते थे कि गोल्ड को खरीदना बेवकूफी है। हाँ। क्योंकि आप को ना तो कोई डिविडेंड मिलता है, और बल्कि आपको उसको सेव करने के लिए पैसे और खर्च करने पड़ते हैं। हाँ। क्योंकि कहीं बैंक में रखो, किधर रखो। अभी बहुत सारे ऑप्शंस भी अवेलेबल हो गए, ई फॉर्म में आ गया, फिजिकल फॉर्म में से हटा के आपको बहुत तरीके मिल गए। तो एक तो वो बेनिफिट हो गया। दूसरा ये अभी टेक्टिकल मूव, जैसे सुदीप जी ने बोला कि बहुत सारे सेंट्रल बैंक्स का रिक्वायरमेंट इस तरफ बढ़ रहा है। दूसरी चीज ये कि आप देखिए तो फिजिकल गोल्ड कोई नया कैपेसिटी एडिशन नहीं हुआ है, तो उसके लिए आपके पास जो लिमिटेड अवेलेबिलिटी है उसी का ही प्राइस जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो और तीसरा जो है, अपने यहाँ इसमें जो आपने जो रिटर्न दिखाए हैं, इसमें मुझे लगता है कि टैक्सेशन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। क्योंकि हमारे यहाँ तो 10-12% तो स्पेशल ड्यूटी लगती है ना। अगर आप खाली प्लेन में लेके आ रहे हो, अब इंडिया में एंटर करते ही वैसे ही उसके ऊपर 10-12% महंगा हो जाता है।
तो वो रिटर्न, ये जो आपने रुपी रिटर्न दिखाए जी। उसके बेसिस पे होंगे। इसमें एक बड़ी दिलचस्प बात बताएं दलजीत सर आपको, 2008 में अगर किसी ने गोल्ड खरीदा होता तो उस समय 8,000 का भाव था और 2022 में 56,000 का भाव है। अब उसमें आप कुछ भी टैक्स लगाओ, कुछ लगाओ, कोई थ्योरी लगाओ, लेकिन उसने बीट किया बहुत बुरी तरीके से। तो खैर गोल्ड, अच्छा मैं एक जानता हूँ भारत में भी एक बहुत बड़े फंड मैनेजर है, वो गोल्ड को बिल्कुल डिसलाइक करते हैं, एकदम पसंद नहीं करते, बल्कि डिस्करेज करते रहते हैं वो। उनको मैं ख्याल में बहुत डिसअपॉइंटमेंट होगा अगर वो ये डेटा देख रहे होंगे तो। लेकिन क्विकली अब अगले में उस पर आ जाता है, रियल एस्टेट सेक्टर, मकान खरीदें या शेयर खरीदें या दोनों से दूर रहें? अभय जी पहले आप। सर जिसको मेरा हमेशा ये एडवाइस है कि अगर सबके पास एक अपना रहने वाला घर मकान होना चाहिए, एक सिक्योरिटी है, इमोशनल, फैमिली के लिए सोशल सिक्योरिटी आप कह सकते हो, अपना मकान आप ज़रूर खरीदें। पर एज एन इन्वेस्टमेंट मैं चैलेंज करूंगा रियल एस्टेट खरीदना एज एन इन्वेस्टमेंट। आई थिंक उसके लिए रीट्स हैं या फिर रियल एस्टेट फंड्स हैं, वो शायद बेटर रिटर्न्स दें, क्योंकि जिस तरह से इंडिया में प्रॉब्लम क्या है कि द गवर्नमेंट टैक्सेस फॉर एनी प्रॉपर्टी आर ऑलमोस्ट 40% ऑफ द टोटल कॉस्ट यू पे। तो अगर मैं 1.5 करोड़ 2 करोड़ का मैं घर ले रहा हूँ तो लिटरली उसमें 80 लाख रुपए सरकार के पास जा रहे हैं। तो वो प्राइस बहुत इन्फ्लेटेड है। तो उस प्राइस पे मैं ले रहा हूँ इन्वेस्टमेंट के लिए, फिर मुझे ढूंढना पड़ेगा ऐसा आदमी जो उस वही रिटर्न मेरे को बना के दे। मुझे नहीं लगता कि रियल एस्टेट एज एन एसेट क्लास विल गिव डबल डिजिट रिटर्न फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स एनुअल बेसिस पे। तो मतलब शेयर भी ना खरीदें उसका? शेयर में तो बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए, मेरी एडवाइस फिर से इसलिए क्योंकि ये जो जितनी रियल एस्टेट कंपनीज हैं वो कल्चरली इसलिए सेटअप है कि आप वो ओवर प्रॉमिस और अंडर डिलीवर करते हैं। तो आपको कोई भी खुश ग्राहक नहीं दिखेगा किसी भी डेवलपर का। तो मेरा ये सोचना है कि जब पूरी कंपनी इसी स्ट्रक्चर पे चलती है कि ओवर प्रॉमिस करो, अंडर डिलीवर करो, तो उसके शेयर में कैसे रिटर्न मिलेगी? ये मैं अभी अपने एनालिस्ट से भी मैं यही पूछता हूँ कि भाई आप लोग को क्यों लगता है कि हमको कोई रियल एस्टेट का स्टॉक लेना चाहिए? तो मेरा ये सोचना है कि ना इन्वेस्टमेंट के लिए लें, घर लें, रहने के लिए अलग बात है, रहने के लिए बिल्कुल लें, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए ना घर खरीदें ना शेयर खरीदें। अनुराग जी आप भी दोनों से दूरी बनाएंगे या कुछ आपको लगता है कि इसमें पैसे बन सकते हैं? मल्टीपल रीजन है सर, देखिए इसके। जी देखिए, मैं अभय जी के साथ सहमत हूँ एज फार एज बाइंग प्रॉपर्टी इज कंसर्न। मुझे लगता है कि आपके पास अगर रहने का घर हो कोई मुश्किल नहीं है। और बॉम्बे की अगर बात करें रेंटल यील्ड, तो मतलब कोई सेंस, इकोनॉमिक सेंस नहीं बनता कि आप घर लेके रेंट पे चढ़ाओ या कुछ करो। और प्रॉपर्टी प्राइसेस 6-7 साल से बढ़े नहीं बॉम्बे में, तो उससे भी ज्यादा शायद तो कैपिटल अप्रिसिएशन भी आपको नहीं हो रहा है। तो वहां से तो मैं जरूर निवेशक को रेकमेंड करूंगा कि मत लो, अगर आपको रहना है तो जरूर लो। पर अगर शेयर खरीदने की बात हो तो अब मुझे लगता है कि कुछ रियल एस्टेट कंपनीज अभी भी हैं जहां पे कैपिटल मार्केट के हिसाब से अट्रैक्टिव दिख रहे हैं। और मैं स्पेसिफिक शेयर का नाम भी कह सकता हूँ, मुझे गॉडरेज प्रॉपर्टीज अच्छा लगता है। बहुत पिटाई हुआ था शेयर का, बहुत कारण था, पिटाई वगैरह अच्छा हुआ था, पर 3 शहर में ये काम करते हैं, एनसीआर, पुणे और मुंबई। तो इनका तो नेचुरल जियोग्राफिक हेज भी कुछ हद तक है और कंपनी क्रेडेंशियल्स वगैरह तो बहुत अच्छा ही है। और यहाँ पे मुझे लगता है कि करंट लेवल पे खरीदारी अच्छा लग रहा है। हर कंपनी में मैं जरूर रेकमेंड नहीं करूंगा। बाकी भी कुछ साउथ इंडिया में कंपनीज हैं, शोभा है, प्रेस्टीज है, जहाँ पे वैल्यूएशन के हिसाब से शायद सुदीप सर कह रहे हैं कि स्टॉक खरीद सकते हैं लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए घर नहीं खरीद सकते हैं। अनुराग जी आपकी राय क्या है? दोनों ना खरीदें या कोई एक खरीदें? तो नीरज इस पे 2 बातें कहना चाहता हूँ। एक ये है कि एक लोगों को एक हम नंबर बता देंगे वो भूल जाएंगे। एक एक्सरसाइज करनी चाहिए, दे शुड गो टू सर्च लोन एमोर्टाइजेशन शेड्यूल और वहां पर जाकर के एक अपना लोन अमाउंट डालें और इंटरेस्ट रेट को पहले 6% डाल के देखें और फिर देखें कितना इंटरेस्ट पे होता है ओवर द लाइफ टाइम ऑफ अ लोन, और फिर 9% डाल के देखें और फिर देखें कि कितना पे होता है। उनकी आंखें खुल जाएंगी और वो प्रॉपर्टी छोड़ के बैंक्स में इन्वेस्ट कर देंगे। वो दूसरा गलतफहमी ये दूर हो जाएगी कि जो लोग सोचते हैं 9% इज नथिंग, 9% इज अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट, तो वो एक क्लैरिटी आ जाएगी लोगों को। तो ये छोटी एक्सरसाइज मैं लोगों से कहूंगा जरूर करें जो घर खरीद रहे हैं उससे पहले। सेकंड पॉइंट नीरज, इसमें छोटा सा पॉइंट है, देखिए प्रॉपर्टी इज अ वेरी कंटेंशियस इशू, इस पे कोई रीजनिंग देना कहीं एक पॉइंट के बियॉन्ड, अगर आपने पहला पॉइंट जो मैंने कहा वो एक्सरसाइज कर ली है
तो दूसरा पॉइंट नीरज ये है, और यहाँ पर वो वैल्यूएशन की बात आती है। देखिए एक फेमस प्रोफेसर है पेकिंग यूनिवर्सिटी में, अमेरिकन है, बट उन्होंने कहा है कि चाइनीज रियल एस्टेट ग्लोबली, चाइना का जीडीपी इज 75% ऑफ यूरोपियन यूनियन और 75% ऑफ यूएस लार्जली, बट चाइनीज रियल एस्टेट इज 3 times of the entire European Union real estate and twice of the entire US real estate. तो टोटल अमेरिका की रियल एस्टेट से एटलीस्ट डबल है चाइनीज रियल एस्टेट। तो कहने का मतलब ये है नीरज, और आई थिंक आप इसको बॉम्बे रियल एस्टेट में रेप्लिकेट कर लीजिए, सेम कहानी है। आर यू गेटिंग योर मनी इज वर्थ? एब्सोल्युटली नॉट। मतलब जो आप पैसा खर्च कर रहे हैं पर यूनिट ऑफ दैट मनी, यू आर एब्सोल्युटली नॉट गेटिंग द वर्थ। बट जैसा कि प्रॉपर्टी डीलर्स कहते हैं, देखिए अगर खरीदना है तो यही प्राइस है। तो नीरज ये बिल्कुल इट लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर, बट फाइनेंशियल सेंस से नीरज प्रॉपर्टी खरीदने की बिल्कुल सेंस नहीं बनती है। दलजीत जी, क्या रियल एस्टेट एक इन्वेस्टमेंट के लिहाज से डेड एसेट है क्या? मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ क्वेश्चन के तौर पे। देखिए अगर आप 10% की ईएमआई का ब्याज पे कर रहे हैं और आप एक बड़े टिकट साइज का मकान खरीद रहे हैं, तो आपकी जो ओनरशिप की कॉस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। आप भले रहने के लिए भी आप घर ले रहे हैं ना, तो मुंबई से शहरों में इतना उसकी ओनरशिप कॉस्ट है, तरह तरह की उसमें सोसाइटी चार्ज है, फिर प्रॉपर्टी चार्ज है, फिर बिजली की बिल है, पता नहीं क्या क्या उसमें आप ओनरशिप के तौर पे उसको जोड़ते हैं। और रेंटल यील्ड तो बहुत ही माशाल्लाह है। अगर आपने रेजिडेंशियल रेंटल यील्ड देखिए 1.5-2% मैक्सिमम है, कमर्शियल में बहुत किस्मत वाले हैं आप, तो आपको शायद अच्छी रेंटल यील्ड मिल जाए। और ये डेटा दिखा रहा नाइट फ्रैंक का कि H2 यानी जुलाई से दिसंबर 2022 में सेल गिर गई है H1 के कंपैरिजन में। तो क्या ये अब जो एक फैंसी चल रही थी पिछले 2 साल में, कोरोना में बड़े घर खरीदूंगा, ये खरीदूंगा, वो सब अब ठंडा पड़ रहा है, इसलिए रियल एस्टेट से दूर रहना चाहिए इन्वेस्टमेंट के तौर पे, मकान में भी और शेयर से भी? जी देखिए नीरज जी, सबसे पहली बात तो ये कि बोरोड मनी से इन्वेस्ट करना प्रॉपर्टी में, वो तो बिल्कुल क्लियर है, सबने बहुत अच्छे से समझा दिया है। और बिल्कुल भी एकदम उसको टच ही नहीं करना, ऐसा करना ही नहीं चाहिए। तो आप अपने लिए अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, बोरो करके और फिर आप अपने लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। हाँ, जो आपने बात करी कि जो बड़े घर लेने की एक आदत शुरू हुई थी कोरोना के टाइम पे, तो अगेन वहां हमें लग रहा है कि वो पेंट अप डिमांड थी, प्लस थोड़ा क्योंकि आपके पास एक्स्ट्रा डिस्पोजेबल इनकम आ गई, बिकॉज आप ट्रैवल नहीं कर रहे, आप कहीं बाहर जा नहीं रहे, आपका खर्चा नहीं हो रहा, तो सडनली आपको लगने लगा कि मेरे पास एक्स्ट्रा ईएमआई देने के लिए पैसे हैं, तो मैं दो कमरे के बजाय 3 कमरे का ले सकता हूँ। लेकिन ये आप भूल गए या ध्यान में नहीं रहा कि भाई ये ईएमआई तो 20 साल चलने वाली है, ये 2 साल ही नहीं चलने वाली है, और ट्रैवल कॉस्ट और बाकी सब चीजें 2 साल के बाद वापस आने वाली ही है। तो क्योंकि शायद 2 साल पहले जब कोरोना टाइम था तो लोग ये सोचते थे अब हमको इसी तरीके से ही रहना पड़ेगा। इवन लोग बात कर रहे थे कि कमर्शियल एस्टेट दोबारा चलेगा ही नहीं, बिकॉज लोग घर से ही जिंदगी भर काम करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये तो क्लियर हो गया। अब रह गई स्टॉक में इन्वेस्ट करने की बात। तो हमारा मानना है कि स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए कि पिछले 10-12 साल में ये सेक्टर ने जितना कुछ खराब हो सकता था वो सब हो चुका है इसके साथ। इनकी जो बहुत बड़े-बड़े डेवलपर्स थे उनकी बैलेंस शीट्स पूरी तरह खराब थी, वो सब काफी हद तक रिपेयर हो चुकी हैं। रेरा आने के बाद एक बड़ा गेम चेंज हुआ है, जो अभी हमारे सर बोल रहे थे कि वो ये इसी बिजनेस मॉडल पे है कि पहले प्रॉमिस करो और फिर डिलीवर मत करो, वो शायद धीरे धीरे करके काफी कम हो गया और आगे चल के और बहुत कम होगा। तो हमारा मानना ये है कि ये जो एक मूलभूत चेंजेस जो हुए हैं इस सेक्टर में, उसकी वजह से जो डेवलपर्स हैं उनके में स्टॉक्स में इम्प्रूवमेंट आएगा और वो आगे चल के कैश फ्लोज वगैरह में दिखेगा। हाँ, और कोई भी सेक्टर 10-12 साल के बाद जब निकलता है तो वो फिर काफी लंबे समय तक दिखाता है, उसमें मूवमेंट रहता है। हाँ, ये बीच में एक क्योंकि 1.5-2 साल बहुत अच्छा चला, तो ऑब्वियस है कि अभी 6 महीने 8 महीने आपको बीच में पेंट अप डिमांड का जो बेस इफेक्ट है वो दिख रहा है, वो जैसे जैसे कम होगा फिर वापस नॉर्मलाइज दिखेगा। तो जो अच्छे डेवलपर्स हैं, जो नामी है, और दूसरी चीज क्या हुई है कि ये फिर 8-10 साल में पूरी मार्केट कंसोलिडेट होकर के कुछ गिने चुने बड़े डेवलपर्स के पास आ गई है, बिकॉज लोगों को विश्वास खत्म हो गया ना, बिकॉज सब लोग अंडर डिलीवर कर रहे थे। तो उससे क्या हुआ कि लोगों को विश्वास खत्म हो गया कि हम अंडर कंस्ट्रक्शन घर खरीदेंगे ही नहीं। ये सब बातों का असर दिख रहा है कि आज जो है जो वेल स्टेब्लिश्ड डेवलपर्स हैं, जो लिस्टेड प्लेयर्स हैं, उनको इसका बेनिफिट कंसोलिडेशन का मिल रहा है। तो हमारा मानना है कि ये सेक्टर में बने रहना चाहिए और डिप्स में जहां जहां मौका मिले आपको अच्छे स्टॉक्स लेने चाहिए। डिप्स में रियल एस्टेट के स्टॉक खरीद सकते हैं, लेकिन
फ्लैट मत खरीदिए इन्वेस्टमेंट के लिए, जूरी इज डिवाइडेड।